हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम सुनेंगे सुरेंद्र मोहन पाठक द्वारा सुनील सीरीज का मजेदार उपन्यास फ्रंट पेज का पार्ट 7। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। दरवाजे की चौखट पर जहां मजूमदार को प्रकट होना चाहिए था, वहां दो वर्दीधारी पुलिसिया खड़े थे। सुनील का टॉर्च वाला हाथ अपने आप नीचे झुकने लगा। वह खिसियाया सा दोनों पुलिसियों को देखने लगा, जिनमें से एक इंस्पेक्टर मनोज सिंह का शुक्ला नाम का एएसआई था। यह क्या मजाक है? शुक्ला कड़क कर बोला। तुम मुझ पर हमला करने वाले थे? नहीं, सुनील टॉर्च को जेब के हवाले करता हुआ बोला। और तुम भी? शुक्ला रमाकांत से बोला। तुम भी हम पर झपटने को आमादा थे। और नहीं मालको, रमाकांत हड़बड़ाए स्वर में बोला। भला सरकार पर कोई झपटता है? तभी उन दोनों के पीछे मजूमदार प्रकट हुआ। लगता है, वह बोला। इन दोनों की तैयारियां मेरे लिए थी। वह सुनील से संबोधित हुआ। क्यों जनाब, मैं ठीक कह रहा हूँ? यह एक मुश्किल सवाल है। सुनील अपनी खिसियाहट छुपाने का बरकस प्रयत्न करता हुआ बोला। कोई आसान सवाल नहीं पूछ सकते प्यारे लाल। एक के बदले में दो पूछ लो, बेशक तीन पूछ लो। रमाकांत बोला। क्या इरादे थे तुम दोनों के? शुक्ला सख्ती से बोला। इरादे नेक थे, सुनील बोला। जो हरकत तुम लोग करने जा रहे थे, वो नेक इरादों से तो नहीं की जाती है। हमें भीतर आने दो, फिर समझाते हैं। इनका शिकार मैं था, मजूमदार बोला। जाहिर है, शुक्ला बोला। दोनों के माथे पर लिखा है कि इन्हें दरवाज़ा पुलिस द्वारा खोले जाने का जरा भी इम्कान नहीं था। इन पर कोई एक्शन होना चाहिए। मिस्टर, शुक्ला सहमति में सिर हिलाता हुआ बोला। तुम दोनों को मेरे साथ पुलिस हेडक्वार्टर चलना होगा। खामखा, रमाकांत बोला। कुछ किया भी है हमने। करने जा रहे थे। तुम्हें क्या पता क्या करने जा रहे थे? क्यों, मैं अंधा हूँ? मुझे दिखाई नहीं देता? मेरे से पूछ रहे हो? बकवास बंद, शुक्ला भड़क कर बोला। मैं तुम सबको पुलिस हेडक्वार्टर ले जा रहा हूँ। अब जिसे ऐतराज है वही बोले। कोई कुछ न बोला। नीचे पुलिस की जीप खड़ी थी, जिसकी तरफ सुनील और रमाकांत में से किसी की तवज्जो तक नहीं गई थी। प्रत्यक्षः पुलिस सुब्रतो मजूमदार की खातिर ही वहाँ मौजूद थी। जमेला उनके गले खामखा पड़ गया था। सब पुलिस हेडक्वार्टर पहुँचे। मजूमदार, सुनील और रमाकांत को एक कमरे में बिठाकर एएसआई शुक्ला वहाँ से चला गया। उन लोगों ने मजूमदार से बात चलाने की कोशिश की, लेकिन उसने उन्हें कोई प्रोत्साहन न दिया। फिर शुक्ला वापस लौटा। तुम, उसने सुनील की तरफ संकेत किया। उठो, साहब बुला रहे हैं। कौन से साहब बुला रहे हैं? सुनील उठता हुआ बोला। अभी पता लग जाएगा। शुक्ला के साथ सुनील एक अन्य कमरे में पहुंचा। वहां एक विशाल मेज के पीछे इंस्पेक्टर प्रभुदयाल बैठा था और अपने सामने फैले बेशुमार कागजात का अवलोकन कर रहा था। उसके साथ एक सब इंस्पेक्टर भी मौजूद था, जो कि कागजात के संदर्भ में उसे कुछ समझाता लग रहा था। आहट सुनकर प्रभुदयाल ने सिर उठाया। आओ, वह बोला। आओ रिपोर्टर साहब, बैठो। शुक्ला ने एक कुर्सी मेज के पास सरका दी, जिस पर कि सुनील बैठ गया। उस वक्त सुनील के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे स्कूल में शरारत करता कोई बच्चा पकड़े जाने पर हेडमास्टर के सामने पेश किया जा रहा हो। शुक्ला सावधान की मृदा में एक और खड़ा हो गया था। क्या स्कोर हो गया? प्रभुदयाल बोला। किस बात का? सुनील उलझनपुर स्वर में बोला। कत्ल के केसों में तुम्हारी टांग फंसी होने का। मेरी टांग तो नहीं फंसी हुई, इस बार फंसी हुई है। मैं सिर्फ मौकाए वारदात पर मौजूद था और मेहमानों की तरह नहीं। अपने उस सदा शराबी दोस्त के साथ हर किसी के फट्टे में टांग अड़ाने को आमादा, पूरी मुस्तैदी से तैयार, आदत से मजबूर। सुनील खामोश रहा। कत्ल के बारे में क्या जानते हो? ज़्यादा कुछ नहीं। वो तो तुम्हारा सदा का जवाब है। अब यह बताओ कि ज़्यादा कुछ नहीं, कितना कुछ होता है? कुछ भी नहीं होता। मैं कत्ल के बारे में उतना ही जानता हूँ जितना वहाँ मौजूद दूसरा कोई भी जानता था। यह तो कमाल से कम नहीं। तो अमूमन तो तुम हर किसी से दो हाथ आगे होते हो। क्यों? सुनील ने उत्तर न दिया। मजूमदार पर क्यों झपटने वाले थे? झपटने में कामयाब हो जाते, टॉर्च से उसकी खोपड़ी ओपड़ी खोल भी बैठते तो फिर क्या करते? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था।
था, यकीनन था। सुनील ने बेचैनी से पहलू बदला। तुम समझते हो सब किया दरा मजूमदार का है, प्रभुदयाल उसे घूरता हुआ बोला। और तुम समझते थे कि तुम उससे जबरदस्ती करके उससे उसका अपराध कबुलवा सकते थे। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तो क्या इरादा था तुम्हारा? वो आदमी हथियारबंद था। मैं सिर्फ इतनी सावधानी बरतना चाहता था कि उसे हथियार इस्तेमाल करने का मौका न मिल जाता। कैसे? उस पर हमला करके, उसे जबरन अपने काबू में करके। मैंने कुछ किया तो नहीं। जो करने जा रहे थे वो ही क्यों करने जा रहे थे? पीछे ही क्यों लगे तुम मजूमदार के? क्योंकि उसने कुछ ऐसी हरकत की थी जो कि उससे अपेक्षित नहीं थी। क्या? क्या हरकत की थी उसने? माई बाप, इस सवाल का जवाब देने से पहले मेरा आपसे अपनी जान की अमान पाना जरूरी है। क्या मतलब? जान की अमान पाऊँ तो अर्ज करूँ ना जनाब। ज़्यादा ड्रामेबाजी मत करो। जो कहना है साफ साफ कहो। साफ साफ ही कहूँगा। कृपा निदान, लेकिन आप पहले यह वादा कीजिए कि आप खफा नहीं होंगे। अब कह भी चुको जो कहना है। हम घटनास्थल से मजूमदार के पीछे लगे थे। मजूमदार वहीं पहले एक बार मेरे पर रिवाल्वर तान चुका था, इसलिए मैंने यह सावधानी बरतनी जरूरी समझी थी कि दोबारा ऐसी नौबत न आए। मजूमदार घटनास्थल पर था। प्रभुदयाल उत्सुक भाव से बोला। हाँ, पांडे के ऑफिस में। हाँ, आग लगने के बाद। आग लगने के बाद, पुलिस के, हर किसी के वहाँ से रुखसत हो जाने के बाद। हाँ, अपने फ्लैट पर वो सीधा शंकर रोड से ही पहुँचा था। जब वो वहाँ था तब तुम भी वहीं थे। हाँ, तुम्हारा जोड़ीदार भी। हाँ, भीतर कैसे घुसे? सुनील ने ईमानदारी से वह भी बताया। मजूमदार कैसे घुसा? वह मजूमदार से ही पूछना। क्यों घुसे? सुनील ने सविस्तार सब कुछ सुनाया कि कैसे उसे वहाँ से कोई सूत्र मिलने की उम्मीद थी, कैसे उन्होंने पांडे के ऑफिस में से फ्रेमशुदा वसीयत गायब पाई थी, कैसे उन्होंने रीडर डाइजेस्ट की 3 भागों वाली डिक्शनरी का दूसरा भाग शेल्फ से गायब पाया था, और कैसे एकाएक ऊपर से मजूमदार वहां पहुंच गया था। प्रभुदयाल ने मंत्रमुग्ध होकर सब कुछ सुना। मजूमदार के पीछे क्यों लगे? सुनील चुप हुआ तो प्रभुदयाल ने पूछा, यही जानने के लिए कि वह चोरों की तरह फिर बंद इमारत में क्यों घुसा था, और उस खुले बुक शेल्फों में उसकी इतनी दिलचस्पी क्यों थी, और क्या पांडे के ऑफिस से फौजदार की वसीयत उसने गायब की थी? जबरन हम उसकी पोल खोल देने की धमकी से उसे डरा सकते थे। तो तुम्हारा ख्याल है कि शेल्फ की जिस जगह से डिक्शनरी का बाग 2 गायब है, एन वहीं से फौजदार पर गोली चलाई गई थी? हाँ। तुमने डिक्शनरी का गायबशुदा बाग तलाशने की कोशिश नहीं की थी? नहीं की थी। क्यों? नौबत ही नहीं आई थी, मौका ही नहीं लगा था। तभी वहाँ मजूमदार भी पहुँच गया था। हमें वहीं बने रहने की जगह मजूमदार के पीछे लगना ज़्यादा मुनासिब लगा था। उससे जबरन कुछ कबुलवाने के लिए, उससे बात करने के लिए, ऐसे माहौल में बात करने के लिए जिसमें वो हम पर अपनी रिवाल्वर न तान सकता। शुक्ला। यस सर। शुक्ला तत्काल बोला। शंकर रोड थाने फ़ोन करो। वहाँ कहो कि कोई फौरन प्रकाशक के ऑफिस में जाए और अभी जो कुछ तुमने सुनील को कहते सुना है उसकी तफ्तीश करे, और यह भी देखे कि डिक्शनरी का बाग नंबर 2 वहीं कहीं उपलब्ध है या नहीं। यस सर। और बाकी 2 साहबान को भी यहाँ बुलाओ। यस सर। कुछ क्षण बाद रमाकांत और मजूमदार भी वहाँ पहुँच गए और प्रभुदयाल के सामने सुनील की अगल बगल बैठ गए। कैसे हैं आप? प्रभुदयाल रमाकांत से बोला। मेहरबानी है आपकी मालको, रमाकांत मीठे स्वर में बोला। कोई विस्की विस्की मंगाएं? नहीं मालको, मैं घर से पी के आया हूँ। अच्छा। हाँ, आजकल मेहमान नवाजी का जोग्राफिया बड़ा टेढ़ा है मालको। पता नहीं होता कहाँ क्या खिदमत होगी या कहाँ क्या खिदमत नहीं होगी। दूसरों के भरोसे रहने का जमाना रहा नहीं, खास तौर से पुलिस वालों के। प्रभुदयाल तनिक मुस्कुराया। अलबत्ता, रमाकांत बोला, इजाज़त हो तो एक सिगरेट सुलगा लूँ? जरूर, शौक से। रमाकांत ने अपना 4 मीनार का पैकेट निकाला। उसकी देखा देखी सुनील ने भी अपनी जेब से अपना लकी स्ट्राइक का थोड़ा मोड़ा पैकेट बरामद किया। दोनों सिगरेट सुलगाने लगे। प्रभुदयाल मजूमदार की तरफ आकर्षित हुआ।
आप फौजदार साहब के सेक्रेटरी हैं, वह बोला, और मौका वारदात पर हर घड़ी मौजूद थे। जी हाँ, मजूमदार बोला, और मैं अपना बयान इंस्पेक्टर मनोहर सिंह को दे चुका हूँ। कोई बात नहीं, फिर दे दीजिए। यह तकलीफ आपको इसलिए भी फरमानी चाहिए क्योंकि आप जानते हैं कि बदकिस्मती से इंस्पेक्टर मनोहर सिंह आपका बयान दोहराने के लिए हमारे बीच मौजूद नहीं है। मजूमदार ने अपना बयान दोहराया, जो कि प्रभुदयाल ने बड़े गौर से सुना। वैसे उसकी सूरत से साफ जाहिर हो रहा था कि जो उसे कुछ बताया जा रहा था वह उसे पहले से मालूम था। आपके पास एक रिवॉल्वर है, अंत में प्रभुदयाल बोला। 22 कैलिबर की? जी हाँ, निकालिए। मजूमदार ने रिवॉल्वर निकालकर मेज पर प्रभुदयाल के सामने रख दी। प्रभुदयाल ने उसे उठाने का उपक्रम नहीं किया। इसका लाइसेंस? वह बोला। फोटोकॉपी अभी मेरे पास है, ओरिजिनल घर पर है। फोटोकॉपी दिखाइए। मजूमदार ने अपना पर्स निकाला। उसमें से उसने एक कागज़ बरामद किया और उसे रिवॉल्वर की बगल में मेज पर रख दिया। प्रभुदयाल ने कागज़ उठाकर बड़ी बारीकी से उसका मुआयना किया। तो फिर वह बोला, बकौल आपके रिवॉल्वर आप इसलिए रखते थे क्योंकि आपका एम्प्लॉयर ऐसा चाहता था? जी हाँ। मजूमदार बड़े धीरज से बोला, यह रिवॉल्वर खरीद कर भी मुझे फौजदार साहब ने ही दी थी और उन्होंने ही मेरे लिए इसके लाइसेंस का प्रबंध किया था। यानी कि आपके एम्प्लॉयर के लिए आपका इस्तेमाल बतौर सेक्रेटरी ही नहीं, बतौर बॉडीगार्ड भी था। ऐसा ही समझ लीजिए। बॉडीगार्ड कर तो नहीं पाए आप उनकी, जबकि आप हर घड़ी हथियारबंद मौका वारदात पर मौजूद थे। वो मेरी बदकिस्मती है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वहाँ इतने मुआजिब मेहमानों की मौजूदगी में ऐसा हादसा हो जाएगा। उन मुहाजिर मेहमानों में से कोई एक ज़्यादा मुहाजिर मेहमान कातिल था। जाहिर है आप सालवी परिवार से परिचित हैं। जी हाँ, सबसे परिचित तो सबसे हूँ, लेकिन ज़्यादा परिचित परिवार के मुखिया शिवनाथ सालवी से ही है। कभी उनके दौलत खाने पर जाने का इत्तेफाक हुआ? जी हाँ, 2-3 बार गया हूँ मैं वहाँ। आखिरी बार कब गए थे? मेरे ख्याल से 3-4 महीने तो हो गए होंगे। तब से आज तक फिर नहीं गए? जी नहीं, फिर तो ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ। आप सालवी साहब के गन कलेक्शन से वाकिफ़ हैं? जी हाँ, उन्होंने एक बार बड़े अभिमान के साथ मुझे अपना गन कलेक्शन दिखाया था। अगर आप वहाँ से कोई गन चुराना चाहते तो क्या यह आपके लिए मुमकिन होता? मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की। मैंने कब कहा कि आपने की? मैंने आपकी राय जाननी चाहिए। मैंने पूछा है कि अगर अगर आप वहाँ से कोई गन चुराना चाहते हो, क्या यह आपके लिए मुमकिन होता? मजूमदार खामोश रहा। उसने बेचैनी से पहलू बदला। जवाब दीजिए। प्रभुदयाल जिद भरे स्वर में बोला। वहाँ से गन चुराना किसी के लिए भी नामुमकिन नहीं है। मजूमदार कठिन स्वर में बोला। जिन शोकेस में सालवी परिवार अपने हथियार रखते हैं उनमें ताला वाला नहीं लगा रहता। जिस किसी की भी उनकी स्टडी तक पहुँचो वो वहाँ से गन चुरा सकता है। आपकी पहुँच थी स्टडी तक? मैं जब भी गया था मुझे स्टडी में ही बिठाया गया था। यानी कि पहुँच थी। लेकिन साथ ही मैंने यह भी अर्ज किया है कि मैं 3-4 महीने से वहाँ नहीं गया। हाँ, कहा आपने ऐसा है, मुझे याद है। अभी थोड़ी देर पहले आप पांडे के ऑफिस वाली इमारत में चोरों की तरह क्यों घुसे थे और वहाँ क्या कर रहे थे? सवाल इतने अप्रत्याशित ढंग से पूछा गया था कि मजूमदार हकपका गया। जवाब दीजिए। प्रभुदयाल उसे घूरता हुआ बोला, और जवाब यह सोच समझ कर दीजिएगा कि इनकार में जवाब देना बेकार होगा। मुझे वहाँ से कोई सूत्र हासिल होने की उम्मीद थी। मजूमदार कठिन स्वर में बोला। हत्या से संबंधित कोई सूत्र? जी हाँ, कोई ऐसा सूत्र जो आपके ख्याल से पुलिस की निगाह में नहीं आया था? जी हाँ, क्योंकि पुलिस वाले सारे अहमक भर्ती हुए हैं और आप बहुत समझदार हैं। मैंने ऐसा कब कहा? मजूमदार हड़बड़ाया। अब कह लीजिए। मुझे पुलिस की काबिलियत और कार्यकुशलता पर कतई कोई शक नहीं। मैं उत्सुकतावश वापस गया था। मुझे समारोह वाले हॉल के दोनों तरफ से खुले बुकशेल्फ से तब कुछ खास उम्मीदें हो गई थी, जबकि मुझे मालूम हुआ था कि इंस्पेक्टर मनोज सिंह की लाश भी उसी बुकशेल्फ के करीब पड़ी पाई गई थी। उस बुकशेल्फ की ही बारीकी से जांच करने के लिए मैं वापस गया था। भीतर कैसे घुसे थे?
बेसमेंट के बाजू की गली वाले दरवाजे से। वो दरवाज़ा बंद था। सुनील बोला, मैंने खोल लिया था। मजूमदार बोला, कैसे? मेरी एक चाबी उसके ताले में लग गई थी। खामखा इत्तेफाक की बात है। यानी कि तुम सेक्रेटरी बॉडीगार्ड के अलावा ताला तोड़ भी हो। और तुम्हारी नज़र में। मजूमदार व्यंग्यपूर्ण भाव से मुस्कुराया, शायद कातिल भी। जनाब, प्रभुदयाल बोला, आपकी गुफ्तगू मेरे से हो रही थी। सॉरी। मजूमदार बोला, तो आपने बुक शेल्फों का मुआयना किया? जी हाँ। क्या नतीजा निकला? यही कि किसी शेल्फ में रिवाल्वर वाला हाथ डालकर वहां से गोली चला पाना नामुमकिन था। किताबों के टॉप और हल शेप के बॉटम के बीच एक से लेकर डेट इन से ज़्यादा जगह कहीं नहीं थी। और और बस उसके बाद मैं वहां से चला आया था। प्रभुदयाल ने सुनील की तरफ देखा। उसके बाद? सुनील बोला, तुम वहां से चले नहीं आए थे। उसके बाद तुम ऊपर पांडे के ऑफिस में गए थे। तुम्हें कैसे मालूम? मजूमदार तीखे स्वर में बोला। सुनील ने उत्तर न दिया। सुनील ही इस बात का गवाह है। उत्तर प्रभुदयाल ने दिया कि आप चोरों की तरह स्टोर में घुसे थे। यह भी वहाँ था? मजूमदार बोला, हाँ, और इसका जोड़ीदार रमाकांत भी। यानी कि ये भी चोरों की तरह वहाँ घुसे थे। दुरुस्त। अब तीनों को लॉकअप में बंद कर देने की यही काफ़ी से ज़्यादा बुनियाद है मेरे पास। उसने बारी बारी तीनों की सूरतों पर निगाह डाली और यह देखकर बहुत आनंदित होता प्रतीत हुआ कि तीनों बहुत विचलित दिखाई देने लगे थे। अगर आप इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाएं तो सुनील और रमाकांत के अतिरिक्त खातिर तवज्जो भी हो सकती है। आप यह शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं कि आपके घर में घुसकर आप पर हमला करने की कोशिश की? नहीं। मजूमदार बोला, मर्जी आपकी। बहरहाल इलीगल एंट्री के बिना पर बंद आप तीनों को फिर भी किया जा सकता है। आपको क्या, इस केस से ताल्लुक़ रखते बहुत से लोगों को फर्दर क्वेश्चनिंग के लिए हिरासत में लिया जा सकता है। लेकिन हम, क्योंकि औरों के साथ ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम औरों के साथ नरमी का रुख अख्तियार कर रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों की हरकतों को फ़िलहाल नज़रअंदाज कर रहा हूँ और आपको लॉकअप में बंद किए जाने का आदेश नहीं दे रहा हूँ। तीनों ने चैन की सांस ली। अब आप? प्रभुदयाल मजूमदार से बोला, फरमाइए कि आप पांडे के ऑफिस में क्या करने गए थे? यूं ही। मजूमदार बोला, उत्सुकतावश। किस बात की उत्सुकता थी आपको? आप सुनेंगे तो हंसेंगे। मैं कोशिश करूंगा न हंसने की। मैं देखने गया था कि क्या फौजदार साहब की वसीयत तब भी पांडे के ऑफिस में बदस्तूर लगी हुई थी। तो क्या देखा आपने? वसीयत वहाँ नहीं थी। जिस फ्रेम में फिट उसे वहाँ दीवार पर टंगे होना चाहिए था, वो फ्रेम दीवार से गायब था। उसे आपने वहाँ से नहीं हटाया। बहस करने की कोशिश न कीजिए। साफ साफ हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं हटाया। अगर इन दोनों साहबान ने, जो कि आप कहते हैं कि वहाँ मौजूद थे, ऐसा कोई दावा किया है तो ये झूठ बोलते हैं। मैं वहाँ इनकी निगाहों में था। वहीं से ये पीछे लग गए थे। मैं अपने फ्लैट पर पहुंचा था तो वहां मैंने पुलिस को अपना इंतज़ार करते पाया था। तभी ये वहां पहुंच गए थे और हम तीनों आनन फानन यहाँ ले आए गए थे। इस लिहाज से अगर वह वसीयत मैंने पांडे के ऑफिस से निकाली होती तो वह अभी भी मेरे पास होनी चाहिए थी। इंस्पेक्टर साहब, आप बखूबी मेरी तलाशी ले सकते हैं। मजूमदार के स्वर में संजीदगी का ऐसा पुट था कि कोई भी प्रभावित हुए बिना न रह सका। तलाशी की जरूरत नहीं, प्रभुदयाल बोला। मुझे आपकी बात पर विश्वास है। वैसे भी आपने वसीयत वहाँ से गायब की हो, इसकी कोई वजह मेरी समझ में नहीं आती। बहरहाल अब स्थापित यह हुआ कि वो वसीयत अपने स्थान से गायब है। जी हाँ, मजूमदार बोला, लेकिन यह कहना मुहाल है कि वो कब से गायब है। हो सकता है जब स्टोर में आग लगी थी और पांडे ने जब एक ब्रीफकेस में भरकर अपने ज़रूरी कागजात जलती इमारत से निकाले थे तो तब उसने वह फ्रेमशुदा वसीयत भी दीवार से उतारकर अपने ब्रीफकेस में रख ली हो। हो सकता है आग से चाहे भारी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसे भारी नुकसान का अंदेशा यकीनन रहा होगा। ऐसे में उसका फौजदार की दौलत का लालच करना और वसीयत की हिफाजत में वहाँ से निकाल लाना युक्ति संगत तो लगता है।
मजूमदार ने सहमति में सिर हिलाया। हम पांडे से बात करेंगे। माई बाप, सुनील बोला। एक कैंडिडेट मेरी निगाह में भी है जिसकी वसीयत को वहाँ से निकालने में दिलचस्पी हो सकती है। कौन? प्रभुदयाल बोला। और वो कैंडिडेट उसकी हिफाजत का नहीं, उसको गायब या बर्बाद कर देने की ख्वाहिशमंद हो सकता है। अरे कोई नाम भी लोगे या नहीं? सोनी, फौजदार की भतीजी, जो कि मरने वाले की इकलौती जीवित रिश्तेदार और नेचुरल वारिस है। अगर उस वसीयत का अस्तित्व समाप्त हो जाए तो अपने चाचा की तमाम दौलत की इकलौती हकदार वही होगी। अपने घर का माल गैरों के पास जाने से रोकने के लिए वो ऐसा कोई कदम उठा सकती है। वो वसीयत रजिस्टर नहीं थी, इसलिए रजिस्टर के दफ्तर में उसकी कॉपी होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। उसे एक बार में हाथ मुंह पोंछने वाले पेपर नैपकिन पर लिखा गया था, इसलिए वहाँ भी उसकी कोई कॉपी बन सकी हो, ऐसा कतई मुमकिन नहीं। कहने का मतलब यह है कि पांडे की ऑफिस में टंगा वो एक कागज का पुर्जा फाड़ कर फेंक देने में सोनी को 1 करोड़ का फायदा है। हम सोनी से भी बात करेंगे, प्रभुदयाल निर्णायक स्वर में बोला। अब मैं आप लोगों को एक राय देना चाहता हूँ, जिसे मेरी आपसे गुजारिश है कि आप गौर से सुने। आप सुन रहे हैं? मजूमदार और सुनील ने सहमति में सिर हिलाया। मैं, प्रभुदयाल रमाकांत को घूरता हुआ बोला। आपसे भी मुखातिब हूँ जनाब। रमाकांत ने हड़बड़ाकर सिर उठाया और बोला। ओह जी। क्या ओह जी? मेरा मतलब है जी हाँ मालको। क्या जी हाँ? कि आप जो फरमाए मैं उसे गौर से सुनूं। हाँ, यही अर्ज किया था मैंने। आपकी सूरत से तो मुझे ऐसा अंदेशा हुआ था जैसे आप सो गए हुए थे। ऐसा कैसे हो सकता है मालको? वर्टिकल तो जानवर सो सकते हैं, आदमी के बच्चे को तो सोने के लिए हॉरिजॉन्टल होना पड़ता है। कुछ लोगों के साथ आधा वर्टिकल आधा हॉरिजॉन्टल प्रोग्राम चल जाता है, लेकिन मेरे साथ वो भी नहीं चलता। ऊपर से मेरे सोने का भी अभी वक्त नहीं हुआ, अभी तो तारीख भी नहीं बदली। आप कह चुके। हाँ, कुछ और कहना चाहते हो? नहीं। तो फिर मैं शुरू करूं अपनी बात शौक से? तो सुनिए आप सब लोग। प्रभुदयाल का स्वर एकाएक बेहद शुष्क हो उठा। डबल मर्डर और आगजनी के इस मौजूदा केस में जैसी दखलंदाजी अब तक आप लोग कर चुके हैं, वैसी दोबारा हरगिज़ भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको जासूस बनने का शौक़ है, शौक़ से बनिए। आपको जासूसी के अभियान में जान देने का अरमान है, शौक़ से पूरा कीजिए। लेकिन पुलिस के काम में दखल अंदाजी का दर्जा, आपकी कोई भी हरकत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको कोई क्लू तलाश करने का कोई स्मार्ट आइडिया सूझता है तो उसे लेकर आप मेरे पास आएंगे और मुझे बताएंगे कि आपके जेहन में कौन सा नया बल्ब रोशन हुआ है। पुलिस का महकमा पब्लिक के सहयोग से ही चलता है। हमें खुशी होगी अगर आपका कोई सहयोग हमें हासिल होगा। यह बात आपसे मैं ख़ास तौर से कह रहा हूँ रिपोर्टर साहब। मैं सुन रहा हूँ, सुनील बोला। सिर्फ सुन रहे हो या समझ भी रहे हो? समझ भी रहा हूँ। गुड। अब एक बात तो बता दो। क्या? वो बात मैं अपनी प्रेस रिपोर्टर की हैसियत से पूछ रहा हूँ। क्या? मनोहर सिंह की लाश का पोस्टमार्टम हो गया? हाँ। तुम शायद गोली के बारे में जानना चाहते हो? हाँ, गोली 32 कैलिबर की ही निकली है। उसका फौजदार के जिस्म से निकली गोली से मिलान करने पर पाया गया कि दोनों गोलियां एक ही रिवॉल्वर से चलाई गई हैं। आई सी। लेकिन यह साबित होना अभी भी बाकी है कि वह रिवॉल्वर शिवनाथ साल्वी की थी या नहीं, क्योंकि वह रिवॉल्वर अभी भी गायब है। उस रिवॉल्वर की गैर मौजूदगियों में सालियों में से किसी पर कोई पुख्ता चार्ज लगाना संभव नहीं है। इसलिए बावजूद मिसेज साल्वी के इकबालिया बयान कि उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया है और फौजदार के ड्राइवर मोहनलाल को भी फिलहाल। तभी एएसआई शुक्ला ने भीतर कदम रखा तो प्रभुदयाल बोलता बोलता रुक गया। उसने प्रश्न सूचक नेत्रों से शुक्ला की तरफ देखा। शंकर रोड थाने से वापस फोन आया है, शुक्ला बोला। जो आदमी प्रकाशक के ऑफिस में तफ्तीश के लिए भेजा गया था, उसने आकर रिपोर्ट दी है कि मकतूल की फ्रेम जड़ी वसीयत पांडे साहब के ऑफिस में यथास्थान मकतूल की तस्वीर के पहलू में टंगी हुई है। क्या? सुनील और मजूमदार दोनों के मुंह से एक साथ निकला। ओह,
और शुक्ला आगे बढ़ा। ग्राउंड फ्लोर के हॉल में लगी दोनों तरफ के खुले शेल्फों वाली अलमारी में से कोई पुस्तक गायब नहीं। सवाल किसी पुस्तक के बारे में नहीं, प्रभुदयाल बेसब्रेपन से बोला। एक खास पुस्तक के बारे में था। सवाल रीडर्स डाइजेस्ट की 3 भागों वाली डिक्शनरी के भाग नंबर 2 के बारे में था। वो भाग वहाँ से गायब नहीं है। वहाँ डिक्शनरी के तीनों भाग मौजूद है। किसी खाने से कोई पुस्तक गायब नहीं है। डिक्शनरी का भाग नंबर 2। सुनील चुप न रह सका। यथास्थान अपने पहले और तीसरे भाग के बीच में मौजूद है। हाँ, शुक्ला बोला। और वसीयत भी पांडे के ऑफिस में दीवार पर टंगी हुई है। हाँ, लेकिन हमने साफ साफ अपनी आँखों से दोनों चीज़ अपनी अपनी जगह से गायब देखी थी। मैंने भी, मजूमदार बोला। वसीयत की वापसी से रमाकांत ने पहली बार अपनी राय व्यक्त करने के लिए जुबान खोली। सोनी तो शक से भरी हो गई। उसने वसीयत गायब की होती तो लोटाई हरगिज न होती। प्रभुदयाल ने सहमति में सिर हिलाया। इंस्पेक्टर साहब, सुनील बोला, अगर वो दोनों चीज़ें इस वक्त अपनी अपनी जगह पर मौजूद है तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि कोई तुम लोगों के वहाँ से कुछ कर जाने के बाद वहाँ पहुँचा और उसने उन दोनों को यथास्थान वापस पहुँचा दिया। हाँ, और वो कोई कौन होगा? निश्चित ही हत्यारा। कौन? उस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। सुनील, रमाकांत और मजूमदार पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर उसके कंपाउंड में खड़े थे। उस वक्त आधी रात होने को थी। आप लोगों के पास गाड़ी है? मजूमदार बोला। मुझे रास्ते में कहीं से टैक्सी पकड़वा दीजिएगा। तीनों रमाकांत की मारुति में सवार हो गए। रमाकांत ड्राइविंग सीट पर, सुनील उसकी बगल में और मजूमदार पीछे। जो कुछ आप लोग, एकाएक मजूमदार बोला, मुझे जबरन काबू करके पूछना चाहते थे वो अब वैसे ही पूछ लीजिए। वो कहानी अब खत्म हो गई है, सुनील बोला। बशर्ते कि, रमाकांत बोला, ऐसा कुछ बाकी न रह गया हो जो तुमने पुलिस से छुपा लिया हो। ऐसा कुछ नहीं है, मजूमदार बोला। फिर क्या बात है? सुनील बोला। फिर भी कहीं बैठकर आप लोग केस को और डिटेल में डिस्कस करना चाहें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। क्या बात है प्यारे लाल, एकदम नए तेवर दिखा रहे हो। अब तो एकाएक मिश्री की तरह घुले जा रहे हो। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। कहाँ चले? रमाकांत बोला। वापिस मौका वारदात पर चले तो कैसा रहे? सुनील बोला। वहाँ किस लिए? मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि डिक्शनरी का भाग नंबर 2 अपने स्थान पर लौटाया जा चुका है और वसीयत ऑफिस की दीवार पर टांगी जा चुकी है। प्रभुदयाल की वार्निंग भूल गए। हम तीनों जाएंगे, फिर कौन किसकी चुगली करेगा? ठीक है मजूमदार, ठीक है। आई एम ऑलवेज विद मेजोरिटी, यानी कि ठीक है। हाँ। सोनी की दी चाबी लगाकर बाय विंग से वे इमारत के प्रकाशक वाले हिस्से में दाखिल हुए। पूर्वी विंग में दाखिल होने के लिए उन्हें कोई कालबेल नहीं बजानी पड़ी थी। किसी को सोते से नहीं जगाना पड़ा था। मजूमदार के पास प्रवेश द्वार की चाबी थी। उसके पास वह चाबी होनी ही साबित करता था कि वह अपने एम्प्लॉयर का कितना विश्वास पात्र रह चुका था। वे ग्राउंड फ्लोर पर फंक्शन वाले हॉल में पहुँचे। उन्होंने शेल्फ पर डिक्शनरी के तीनों भाग बड़े करीने से सजे पाए। अब भाग 1 और भाग 3 में कोई जगह खाली नहीं था। वे ऊपर ऑफिस में पहुँचे। फौजदार की वसीयत को उन्होंने यूं दीवार पर सजी पाया जैसे वह वहाँ कभी से हटाई ही न गई हो। कमाल है, सुनील मंत्रमुग्ध स्वर में बोला। कौन आया होगा यहाँ? कोई भी, रमाकांत बोला। प्यारियों, यह जगह तो रेलवे स्टेशन की तरह सबकी पहुंच में मालूम होती है। जैसे दंदनाते हुए हम सब यहाँ से गुजर जाते हैं, वैसे ही और लोग भी तो गुजर सकते हैं। बात तो ठीक कह रहे हो। अब क्या, मैं हमेशा ही ठीक कहता हूँ। चलो। वे वहाँ से निकले और इमारत के पूर्वी विंग में पहुँचे। मजूमदार उन्हें फौजदार के ऑफिस में ले आया। वहाँ उसने एक अलमारी में से जानी वाकर ब्लैक लेबल की बंद बोतल और 3 गिलास निकाले। खुश कितना है मित्रा? रमाकांत बोतल पर निगाह पड़ते ही चहका। बस इस एक काम के बदले में समझ ले तेरे 100 खून माफ।
आगे जो सो और करे वो भी माफ। मजूमदार हंसा। उसने वहीं मौजूद रेफ्रिजरेटर में से सोडे की बोतल निकाली और 3 जाम तैयार किए। चीयर्स। तीनों के गिलास टकराए। बल्ले। विस्की पीता रमाकांत तृप्तिपूर्ण स्वर में बोला, जान पे गई। तीनों फौजदार की मेज के इर्द गिर्द बैठ गए। सुनील ने देखा, मेज पर अब कॉन्टेंसा की लॉन्ग बुक मौजूद नहीं थी। जरूर वह पुलिस की कस्टडी में पहुंच गई थी। यह क्या है? एकाएक सुनील ने एक लाल जिल्द वाली डायरी की ओर संकेत किया। फौजदार साहब की डायरी है, मजूमदार बोला। वो डायरी नियमित रूप से लिखते थे। देर सवेर वो अपनी आत्मकथा छपवाना चाहते थे। कहते थे कि तब आत्मकथा तैयार करने में ऐसी डायरियों में दर्ज बातें और घटनाएं बहुत काम आने वाली थी। सुनील डायरी उठाकर उसके पन्ने पलटने लगा। जो नावल वो लिख रहे थे। रमाकांत बोला, क्या नाम था उसका? दोजख के कीड़े। मजूमदार बोला, हाँ, दोजख के कीड़े। उसकी अधूरी स्क्रिप्ट भी तो यहीं होगी। यहीं है, लाओ जरा देखें। मजूमदार ने एक फाइल उससे सौंपी जिसमें बड़े करीने से टाइप किए हुए फुल स्केप कागज लगे हुए थे। सुनील कितनी ही देर डायरी के पन्ने पलटता रहा। उससे उसने यह जाना कि दोजक के कीड़े में वह मिट्टी पलित तो सारे साल्वी परिवार की और रंगास्वामी की कर रहा था, लेकिन त्रस्त वह केवल रंगास्वामी की किसी संभावित प्रतिक्रिया से था। उसने एक एंट्री में यह भी लिखा था कि नावल की कोई फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो जाने के बाद मुमकिन था कि वह पूरे नावल में से रंगास्वामी का किरदार गायब ही कर देता। दूसरी बात सुनील ने यह नोट की कि डायरी में लेखक द्वारा अपनी कोई वसीयत की होने का कोई जिक्र नहीं था। जाहिर था कम से कम उस साल उसने कोई वसीयत नहीं की थी, वरना इतनी अहम बात उस डायरी में दर्ज हुए बिना न रहती। फिर उसे पांडे के दफ्तर में टंगी लेखक की वसीयत का ख्याल आया। उस पर तारीख थी 31/12/1987। पिछले साल की डायरी भी यहाँ होगी। वह बोला, यहाँ हर साल की डायरी है। मजूमदार बोला। उसने एक शेल्फ में करीने से लगी डायरियों में से आखिरी डायरी निकालकर सुनील को सौंपी। सुनील ने 1987 की उस डायरी की आखिरी तारीख निकाली। 31/12/1987 के उस पृष्ठ पर बार में बैठकर पेपर नैपकिन पर लिखी गई और बार के बारमैन और वेटरों की गवाही से लेस उस कथित वसीयत का सविस्तार वर्णन था। साथ में टिप्पणी के तौर पर वजह भी दर्ज था कि उसने ऐसी वसीयत क्यों की थी। डायरी में लिखा था, वैसी वसीयत लिखना एक मूर्खतापूर्ण हरकत थी, लेकिन जिस माहौल में और जिन अति सम्मानित व्यक्तियों के सामने वह हरकत की गई थी, उससे उस तहरीर से फिर जाना और भी मूर्खता और थूक कर चाटने जैसी बात होती। बहरहाल मुझे यकीन है कि मैं हिंसा का शिकार नहीं होने वाला। कोई मुझे जहर नहीं देने वाला, कोई मुझे डुबाकर नहीं मारने वाला, कोई मुझे शूट या स्टेप नहीं करने वाला, मेरा कोई गला नहीं घोटने वाला। फिर भी ऐसा हो जाता है तो मेरे दोस्त मलिक, मेरे प्रकाशक पांडे और मेरे सेक्रेटरी मजूमदार से बेहतर मेरी दौलत के हकदार कौन हो सकते हैं? दौलत में अपनी छाती पर रखकर तो ले जा नहीं सकता। मेरा कोई इकलौता रिश्तेदार है तो सोनी है, जो कि खुद अपने बाप की करोड़ों की जायदाद की वारिस है। मेरी दौलत तो उसकी विरासत के सामने घड़े की बूंद है। बहरहाल मैंने भी निश्चय कर लिया है कि अपनी ज़िंदगी में मैं कोई और वसीयत नहीं करूँगा। यही मेरी पहली और आखिरी वसीयत है, जो कि पता नहीं प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट मानी भी जाएगी कि नहीं। वसीयत के मामले में लेखक की डायरी में उसके हाथ की वह एंट्री सुनील को बहुत महत्वपूर्ण लगी। उसकी वसीयत को कानूनी तौर पर जायज़ करार देने में अगर कोई कमी या शक रह जाता था तो डायरी की वह एंट्री उसे दूर कर सकती थी, जिससे कि यह सिद्ध होता था कि चाहे लेखक ने वह वसीयत नशे की हालत में मजाक के तौर पर की थी, लेकिन नशा उतरने के बाद वह भूला नहीं था। उसने तो अपने किए पर पछताने की या नशे में की गई गलती को सुधारने जैसी कोई कोशिश नहीं की थी। उस तारीख के बाद अगर वह कोई और वसीयत लिख जाता तो पिछली तारीख की वसीयत अपने आप ही रद्द मान ली जाती। ऐसा करना तो दूर, उसने तो दिल से उसी वसीयत को बरकरार रखने की इच्छा व्यक्त की थी
और जिन लोगों के नाम वसीयत की थी उनको अपनी दौलत का बेहतरीन हकदार माना था। उस तहरीर से एक बात और भी साबित होती थी। सोनी को फौजदार डराता धमकाता भले ही कितना भी रहता था, हकीकतन उसका सोनी को अपने पिता की जायदाद से बेदखल करने का कोई इरादा नहीं था। अंतपंत उसने सोनी की हर खता माफ़ कर देनी थी और उसे अपने पिता की संपत्ति सौंप देनी थी। इस लिहाज से कत्ल अगर सोनी या शशांक ने किया था तो उन्होंने एक निहायत गैर जरूरी काम किया था। किसी ने हतप्राण के दिल को समझने की कोशिश नहीं की थी। वह ऊपर से ही सख्त था, दिल का बहुत नर्म था, अत्यंत संवेदनशील था, आखिर लेखक था। उसने डायरी के ओर पन्ने पलटे। एक जगह उसे रंगास्वामी का जिक्र दिखाई दिया। वह एंट्री लेखक ने रंगास्वामी की दिवंगत आत्माओं को बुलाने की किसी डेमोस्ट्रेशन में शरीक होने के बाद दर्ज की थी। लिखा था, मैं रंगास्वामी के दरबार में उसे समाधि में लीन होता और दिवंगत आत्माओं को बुलाकर उनसे वार्तालाप करते देखने गया था। मुझे तो सब पाखंड लगा। अलबत्ता दरबार का माहौल बहुत तिलस्माना था। मुकम्मल सन्नाटा, नीम अंधेरा, वातावरण में फैली मदोश कर देने वाली कोई तीखी खुशबू, ऊपर से जटाधारी रंगास्वामी की तेजस्वी उपस्थिति, फिर वातावरण में गूंजती दिवंगत आत्मा की आवाज़ें जो कि मुझे रंगास्वामी की ही आवाज़ लगी थी। यहाँ तो वह वेंट्रिलोक्विस्ट की तरह बोलना जानता था और यहाँ फिर कहीं कोई टेप रिकॉर्डर लगा हुआ था जिसका ऑफ या ऑन स्विच समाधि में लीन होने का बहाना किए बैठे रंगास्वामी के कंट्रोल में था। बहरहाल मुझे वहाँ का माहौल देवी चमत्कार वाला नहीं, जादूगरी वाला लगा था। रंगास्वामी कोई सिद्ध पुरुष हो या न हो, कोई पहुंचा हुआ जादूगर और मायावी जरूर था। सुनील ने डायरी बंद कर दी। रंगास्वामी ने लेखक को इसलिए कत्ल किया हो क्योंकि वह उसे बदनाम करने पर आमादा था और यह साबित करने पर आमादा था कि वह कोई सिद्ध पुरुष नहीं था बल्कि पाखंडी साधु था। सुनील को न जचा। तांत्रिकों पर, सिद्ध पुरुषों पर, भगवानों पर पाखंडी होने के लांछन आम लगाए जाते हैं, लेकिन उनके श्रद्धालु भक्त, उनके अनुयायी उनकी तरफ तवज्जो तक नहीं देते। ऐसे लांछनों से किसी कथित सिद्ध पुरुष की महिमा घटी हो, ऐसा एक बार भी नहीं हुआ था। फिर रंगास्वामी के लेखक का कत्ल का इरादा करने का मतलब यह तो यूं हुआ कि कोई फासले पर भौंकते कुत्ते के पास जाकर उसे मारने की कोशिश करे। रंगास्वामी उसे ऐसा मूर्ख तो नहीं लगता था। उसके लिए तो दानाई की बात यह होती कि वह उपन्यास को छपने देता और फिर अगर पाता कि स्थापित होता था कि लेखक ने जानबूझकर उसके चरित्र हनन की कोशिश की थी और यह साबित किया जाना संभव होता कि जो काल्पनिक पात्र उपन्यास में गढ़ा गया था वह वास्तव में रंगास्वामी ही था, तो वह अदालत में लेखक पर मानहानि का तगड़ा दावा ठोक सकता था। सुनील ने अपने आप से तर्क किया, रंगास्वामी का कोई अनुयायी, उसका कोई कट्टर समर्थक वो कदम उठा सकता था। सालियों में से कोई अपने मान सम्मान की रक्षा के खातिर नहीं तो अपने कुलगुरु के मान सम्मान के खातिर कत्ल कर सकता था। ड्राइवर मोहनलाल के क्वार्टर से 50,000 रुपया और रिवाल्वर बरामद होना भी इस बात की तरफ इशारा था कि तमाम किए दरे में एक से ज़्यादा मेंबरान का हाथ था। उसने सिर उठाया तो पाया कि रमाकांत विस्की और सिगरेट के बीच लेखक की अधूरी स्क्रिप्ट पढ़ने में तल्लीन था और मज्जुमदार एक कागज़ पर कुछ लिख रहा था। क्या लिख रहे हो? सुनील उत्सुक भाव से बोला। लिख चुका। मज्जुमदार कागज़ उसे सौंपता हुआ बोला। वारदात से ताल्लुक़ रखता जो मसाला मेरे जेहन में है उसका एक खाका बनाया है मैंने, जरा देखो, शायद तुम इसमें कोई इजाफा कर सको। सुनील ने कागज़ पर निगाह डाली। बड़े साफ सुथरे अक्षरों में मज्जुमदार ने लिखा था, संभावित प्रश्न, एक, कत्ल का उद्देश्य, दूसरा, 200 आदमियों की मौजूदगी में चल रहे फंक्शन में कत्ल कैसे हुआ, तीसरा, तभी क्यों हुआ, चौथा, रिवाल्वर मोहनलाल के क्वार्टर में कैसे पहुंच गई, कत्ल के बाद गायब क्यों न कर दी गई, पांचवा, जब रिवाल्वर पहले बरामद हो जाने दी गई
तो उसे दोबारा चोरी करना क्यों जरूरी समझा गया। छठा, रिवॉल्वर की चोरी कैसे संभव हो सकी। सातवां, आग क्यों और कैसे लगी। आठवां, इंस्पेक्टर क्यों और कैसे मरा। नवा, डिक्शनरी का दूसरा वॉल्यूम वापस कैसे लौटा, पहले गायब क्यों और कहाँ हुआ। 10वां, वसीयत पहले गायब क्यों हुई, फिर वापस क्यों कर लौटी। फौजदार साहब को डिक्शनरी के वॉल्यूम नंबर 2 को शेल्फ से हटाने से हुई खाली जगह में से शूट किया गया। पांडे के बयान से वहां ड्राइवर मोहनलाल की मौजूदगी सामने आई तो रिवॉल्वर उसके क्वार्टर में से बरामद हुई, जिसमें से एक गोली चली हुई थी। रिवॉल्वर इंस्पेक्टर मनोहर सिंह के कोट की जेब में से चोरी चली गई। बेसमेंट में आग लग गई, जो कि निश्चय ही हर किसी की तवज्जो किसी अहम बात की तरफ से हटाने के लिए लगाई गई। चोरी गई रिवॉल्वर फिर प्रकट हुई, क्योंकि उसी रिवॉल्वर से मनोहर सिंह का खून हुआ। डिक्शनरी का गायबशुदा वॉल्यूम अपने स्थान पर वापस लौट आया। आग लगने के बाद किसी क्षण पांडे के ऑफिस से गायब हुई वसीयत अपने स्थान पर वापस लौट आई। संभावित अपराधी साल्वी परिवार, रिवॉल्वर उनकी, लेकिन ड्राइवर को फंसाने की कोशिश क्यों। उनमें से किसी ने फिर रिवॉल्वर चोरी कैसे की, आग कैसे लगाई। प्रत्यक्ष उनके लिए दोनों काम असंभव। रंगा स्वामी, रिवॉल्वर उसे भी उपलब्ध, लेकिन उसे ग्राउंड फ्लोर पर किसी ने नहीं देखा। उसने रिवॉल्वर क्यों कैसे चोरी की, आग लगना उसके लिए भी असंभव। मलिक, वसीयत के हिस्सेदार, लेकिन गोली चलने के वक्त स्टेज पर। उसके लिए साल्वियों की रिवॉल्वर मुहैया करना या गोली चलाना असंभव। पांडे, उपरोक्त उसके लिए रिवॉल्वर मुहैया करना संभव, पर स्टेज पर होने की वजह से गोली चलाना असंभव। मजुमदार, ओ नो, नेवर। सोनी, शशांक की वजह से रिवॉल्वर उसे उपलब्ध, लेकिन घटनास्थल से अनुपस्थित। रिवॉल्वर मोहनलाल के फ्लैट में प्लॉट करने में सक्षम, लेकिन उसे इंस्पेक्टर के कोट में से चोरी करना उसके लिए असंभव। सुनील, मेरे जैसा शख्स जिन वजूहात से मैं कातिल नहीं हो सकता, एन उन्हीं वजूहात से वो भी कातिल नहीं हो सकता, लेकिन कातिल की मदद करने में पूर्णतः सक्षम। रमाकांत, मेरे और सुनील जैसा ही शख्स, सुनील जैसा ज़्यादा। जिन वजूहात से सुनील कातिल नहीं हो सकता, एन उन्हीं वजूहात से वो भी कातिल नहीं हो सकता, लेकिन दोस्त के खातिर कुछ भी कर गुजरने में पूर्णतया सक्षम, इसलिए कातिल की मदद करने में पूर्णतया सक्षम। प्यारे लाल, सुनील बोला, कातिल की जानकारी हुए बिना मैं या रमाकांत कातिल की मदद कैसे कर सकते हैं। मैंने तमाम संभावनाएं व्यक्त की है। मजुमदार शांति से बोला, यू कैन हैव यूअर पिक। जो संभावना तुम्हें जचती है उस पर गौर करो, जो नहीं जचती उसे छोड़ दो। बहरहाल पूरे केस की समरी अच्छी बनाई है तुमने। सोचता हूँ कल के ब्लास्ट के फ्रंट पेज पर इसे ज्यों का त्यों छपवा दूँ। क्यों नहीं, क्या हर्ज है। साथ में समस्या पूर्ति कर कोई इनाम घोषित कर सकूँ तो मज़ा ही आ जाए। इनाम एक रिवॉल्वर, रमाकांत बोला। अगला खून करने के लिए। मजुमदार हंसा। मुझे तो इनमें कोई भी कातिल नहीं लगता। सुनील बोला, होगा तो कोई इन्हीं में से ही। तुम उस औरत को भूल रहे हो, रमाकांत बोला, जो इन फौजदार के कत्ल के बाद सुनील के सौजन्य से वहां से कूच कर गई थी। मैं भूला नहीं उसे, मजुमदार बोला, लेकिन फौजदार के कत्ल के बाद यूं खिसकी हुई औरत बाद में रिवॉल्वर गायब करने के लिए और दूसरा कत्ल करने के लिए लौटी हो, यह नामुमकिन है। करेक्ट, सुनील बोला। इस बात की गारंटी है, रमाकांत बोला, कि दोनों कत्ल एक ही शख्स की करतूत है। हाँ, मजुमदार बोला, हालात का इशारा साफ साफ इसी तरफ है। क्यों सुनील। हाँ, सुनील बोला, दूसरा कत्ल पहले कत्ल को कवर करने के लिए हुआ है, इसकी कोई दो राय नहीं हो सकती। मुझे तो लगता है, रमाकांत बोला, कि कातिल अपनी जुबान से ही कबूल करेगा तो पता लगेगा कि कत्ल किसने किए हैं। वो भी हो सकता है, मजुमदार बड़े इत्मीनान से बोला। सुनील ने सक पकाकर उसकी तरफ देखा। जरा इसे देखो। मजुमदार एक और कागज़ उसकी तरफ बढ़ाता हुआ बोला। सुनील ने कागज़ उसके हाथ से ले लिया
और उस पर लिखी तहरीर को पढ़ा। लिखा था, मेरे पास कातिल के खिलाफ अकाटाए सबूत है। मेरी खामोशी की कीमत 50,000 रुपये हैं, जो कि मुझे शाम 5 बजे तक मिल जानी चाहिए। सुब्रतो मंजुमदार। क्या मतलब हुआ इसका? सुनील उलझनपूर्ण स्वर में बोला। यह एक चिट्ठी है, मजूमदार बोला, जो कल सुबह हर उस आदमी के पास दस्ती पहुंचेगी जिसके पास हत्या का उद्देश्य था और उसे अंजाम देने का मौका था। हर कोई यही समझेगा कि चिट्ठी सिर्फ उसी के पास आई है। फिर देखेंगे कि किस पर कोई प्रतिक्रिया होती है। तुम्हारा मतलब है कि चिट्ठी पाने वाले में जो हत्यारा होगा वह तुम्हारी खामोशी खरीदने के लिए 50,000 रुपये के साथ दौड़ा तुम्हारे पास चला आएगा। क्यों नहीं हो सकता ऐसा? अगर यह चिट्ठी अपराधी के पास पहुंचेगी तो क्या वो इसे नज़रअंदाज करने की जरूरत कर सकेगा? शायद नहीं, लेकिन यह ब्लैकमेल है। अपराधी तो एक ही होगा, जबकि यह चिट्ठी कई लोगों को मिलेगी। जो अपराधी नहीं है वे चिट्ठी के साथ पुलिस के पास नहीं पहुंच जाएंगे तुम्हें गिरफ्तार करवाने के लिए ब्लैकमेलिंग के इल्ज़ाम में। शायद पहुंच जाएंगे, मजूमदार ने कबूल किया। सब नहीं तो कोई न कोई तो पहुंच ही जाएगा। लेकिन चिट्ठी तुमने गौर से नहीं पढ़ी। इसमें ब्लैकमेल की तरफ कोई इशारा नहीं है। इसमें कातिल का नाम लेकर उसने कोई मांग नहीं की गई, उसे कोई धमकी नहीं दी गई, उसे उसके किसी अंजाम से नहीं डराया गया। यह महज एक बयान है कि मेरे पास कातिल के खिलाफ अकाटाए सबूत है जिसकी कीमत मैंने 50,000 रुपये लगाई है। नहीं, सुनील इनकार में सिर हिलाता हुआ बोला, मेरे ख्याल से यह ब्लैकमेल नोट ही है। यह टाइपशुदा पुर्जा होगा। मजूमदार बोला, बाद में कोई एक्शन होने की नौबत आएगी तो मैं इसी बात से मुकर जाऊंगा कि ये चिट्ठियाँ मैंने भेजी थी। हाँ, यह बात चल सकती है। फिर क्या बात है? बात चलनी चाहिए, कैसे भी चले। यह चिट्ठी अपराधी के हाथ में पहुंचेगी तो उस पर इसकी कुछ तो प्रतिक्रिया होगी। वो इसे मजाक भी करार दे तो वो इसे लेकर पुलिस के पास नहीं जाने का। इस चिट्ठी का खौफ वो जरूर खाएगा और यह सोच सोच कर बहुत हल्कान होगा कि मेरे पास उसके खिलाफ कौन सा अकाटाई सबूत हो सकता है। वो पुलिस के पास नहीं जा सकता, यह बात मैंने तुम्हारी मानी, लेकिन वो किसी दूसरे सस्पेक्ट के पास जा सकता है। फिर उसे खबर लग जाएगी कि यह चिट्ठी तो एक सर्कुलर है जो कई लोगों को भेजा गया है। 1 मिनट के लिए फर्ज करो कि तुम बेगुनाह हो, अपराधी नहीं, बेगुनाह हो, और तुम्हें ऐसी चिट्ठी मिलती है तो तुम क्या करोगे? मैं या तो पुलिस के पास जाऊंगा या तुम्हें झूठा करार देने के लिए तुम्हारे पास चिट्ठी लिखने वाले के पास पहुंचूंगा। बिल्कुल। फिर जब पुलिस द्वारा या मेरे द्वारा तुम्हें यह बताया जाएगा कि यह एक जाल है जो असली अपराधी को फांसने के लिए फैलाया जा रहा है और तुम्हें सहयोग के लिए कहा जाएगा, तो तुम क्या करोगे? मैं क्या करूँगा? जाहिर है कि मैं सहयोग दूंगा। तुमसे यह सहयोग मांगा जाएगा कि इस चिट्ठी के बारे में तुम एकदम खामोश रहो, और अगर चिट्ठी का कोई दूसरा प्राप्तकर्ता इस बारे में तुमसे कोई सवाल करने आए तो तुम चिट्ठी के बाबत पूर्णतया अनभिज्ञता प्रकट करो। तो अपने सहयोग के वादे के जरिए साया तुम ऐसा करोगे? करूँगा। फिर यह बात कैसे खुलेगी कि यह इकलौती चिट्ठी नहीं बल्कि कई लोगों को भेजा गया सर्कुलर लेटर है? खुलेगी। साल्वी परिवार की वजह से खुलेगी। उस परिवार के 4 सदस्यों को जब तुम 4 चिट्ठियाँ भेजोगे, सबको एक साथ नहीं, यूँ नहीं कि वे चारों ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ जाएं और चाय के साथ अपनी अपनी चिट्ठी पढ़ने लगे। चिट्ठी परिवार के हर सदस्य के पास अलग अलग वक्त पर अलग अलग तरीके से पहुंचेगी। फिर भी अगर ऐसी नौबत आ जाती है कि उन्हें पता लग जाता है कि वही चिट्ठी परिवार के किसी और या सब सदस्यों के पास भी आई है, तो भी मेरे से संपर्क की कोशिश जरूर करेंगे, सामूहिक रूप से। हाँ, प्रतिनिधि कोई एक होगा, लेकिन मर्जी सबकी होगी। ऐसा 2 बातों से जाहिर होता है। आज की कहानी बस यहीं तक। कहानी का अगला भाग जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। अगर यह नावल आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।